IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। मुज़ाकरात का आगाज आज से कराची में होगा। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी देंगे। पॉलिसी रेट और जो फाइनेंसिंग है और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम हैं, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से आगाह किया जाएगा। और कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक्तिसादी जायज़ा भी लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि IMF से पीर से इस्लामाबाद में बातचीत होगी। वफ्द से टैक्स रेवेन्यू पर भी बात होगी। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि UAE पाकिस्तान में $2 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं निकालेगा। बात कर लेते हैं डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ। थैंक यू सो मच। ये बताइएगा जो अब हम मुआशी हालात देख रहे हैं, इसमें मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है IMF से, इस पेशरफ पर क्या कहिएगा, इसके असरात क्या हो सकते हैं? तो दफ़े एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुल्क को हमेशा ये सोचना चाहिए कि 24 बार IMF विच इज़ द डॉक्टर ऑफ द ICU या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब आपको कोई और पैसे देने को तैयार ना हो, उसके दर पे एक प्रोग्राम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखिए कि हमें आज भी ये जो वक्त और स्पेस मिला है, एक अच्छी इंगेजमेंट है IMF के साथ। ये आपके जो माशी इशारे हैं वो ठीक हैं। सो प्रोग्राम टेक्निकली ऑन ट्रैक है। स्टेट बैंक के जो पोजीशन है, मॉनेटरी एंकर्स वो ठीक हैं। जो फिजिकल यानी मालियाती पोजीशन है, पहले 6 महीने के नंबर वो भी ठीक हैं। कुछ टैक्स यानी कि रेवेन्यू में अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर है, जिसका मतलब है कि 370 अरब कम हुए हैं कलेक्ट। बट आई थिंक ओवर एम्बिशियस टारगेट्स थे। एक स्लोइंग इकॉनमी है, बहुत कोई ग्रोथ नहीं है इकॉनमी में, 3.5% के करीब की ग्रोथ है। उसको भी एक्सपेंडिचर या कुछ और टैक्सेस में रद्दोबदल करके संभाल लिया जाएगा। कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ों पे भी आगे बात बढ़ी है। उसका क्या मतलब है, अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया, जिसका मतलब है कि गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट लिखनी थी, वो रिपोर्ट लिख दी। एक्शन प्लान लिखना था, वो एक्शन प्लान लिख दिया। कुछ आपने ये भी देखा कि पॉलिसी यानी कि FPR ना बनाए, कहीं और बने। मैं इसका इतना कायल नहीं हूँ, बट चलें, उसको सेपरेट कर दिया गया। कुछ डिजिटलाइजेशन की बात हुई, कोई SOE रिफॉर्म की बात हुई। ये सब चीज़ों को अगर आप देखें, जो इंडिकेटिव टारगेट्स हैं टैक्स रिफंड्स के, वो भी एक मिक्स्ड पिक्चर है। प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ ठीक लग रहे हैं। बिस्प के जो टारगेट हैं यानी कि जो पैसे देने हैं वो भी ठीक लग रहे हैं इन जनरल। जो स्टेट बैंक के टारगेट्स हैं, इंटरनेशनल रिजर्व्स के, फॉरवर्ड स्वैप्स के, गवर्नमेंट सीलिंग के उनको पैसे ना दे रहे हों, ये सब मेट लग रहे हैं। सो मैंने आपको एक जैसे कहेंगे एक जायज़ा पेश कर दिया कि लार्जली प्रोग्राम इज़ ऑन ट्रैक टू मूव फॉरवर्ड। बट सदफ जो मेरा कंसर्न है ना, वो इससे मच डीपर है इस प्रोग्राम में। वो ये है कि क्या हम वाकई ही इस प्रोग्राम की अब एक वो डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि सुपर टैक्स, टैक्सेशन ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, ब्रिंगिंग जनरल सेल्स टैक्स GST 18% से नीचे लाके ब्रॉड बेस करना, विद होल्डिंग टैक्स प्रिजम्पटिव रिजीम से निकलना, ये जो नई फर्म्स हैं स्पेशली उन पे, ताकि नई फर्म्स पाकिस्तान में पैदा हों, पर्सनल इनकम टैक्स उसको कम करना। सदफ बहुत अच्छी एंकर हैं, पाकिस्तान की लीडिंग एंकर हैं, थोड़ी देर के लिए ये मान लें। अगर उन पे 38.15% यानी कि 40% तकरीबन आपका टैक्स में स्टेट ले जाए, तो क्या आप मुल्क छोड़ के दुबई चली जाएंगी? बहुत से ऐसे लोग लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं। सो उसको नीचे लाना। आखिरी चीज, जो पॉवर्टी के अब नंबर आए हैं सदफ, उनको देखते हुए क्या ये 6 लाख रुपए की आमदन जिसपे एक हमने एग्जेम्पशन दी हुई है कि उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हम इससे कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके इसी जवाब से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। हमें यहाँ पे ब्रेक लेना है, हेडलाइन ब्रेक, उसके बताएंगे और दीगर इशूज़ के हवाले से, माशी हवालों से बात करेंगे। बात कर रहे थे डॉक्टर खाकान नजीब के साथ IMF के हवाले से, और जनाब जो इक़्तिसादी जायज़ा है उसके हवाले से, इनकम के हवाले से बात थी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे, साथ ही मैं सवाल भी पुट कर देता हूँ। दूसरा सवाल ये आपसे कि IMF अहदाफ को लेकर पाकिस्तान की पोजीशन आपको क्या लगता है कितनी मुस्तहकम है? क्या बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा या फिर वो जो $1.2 अरब मिलने हैं, वो उसके कभी इम्कानात मौजूद हैं? तो देखिए, जैसे मैं कह रहा था अली अभी कि पाकिस्तान का प्रोग्राम टेक्निकली लार्जली ऑन ट्रैक लग रहा है। जिसका मतलब क्या है कि जो अहदाफ उनके साथ तय हुए थे, लार्जली अगर आप उनका जायज़ा लें, जो हमारे क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थे, स्पेशली जो मॉनेटरी टारगेट्स हैं या स्टेट बैंक से यानी कि रिलेटेड नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं, जो डोमेस्टिक एसेट्स पे है, जो SPP FX स्वैप्स होल्ड करता है, गवर्नमेंट ने बोरो नहीं किया, गवर्नमेंट की गारंटीज जो हैं वो इन चेक हों, वो भी इन चेक लग रही हैं। सो अगर आप इस चीज़ को देखें तो लग ये रहा है कि जनरली ये
in the ballpark हैं, so we are good on the technical things. FPR की जो नेट कमाई थी वो 370 अरब के करीब शायद कम है, so there is a significant shortfall, but in the overall perspective इसको भी हैंडल किया जा सकता है. रिटेलर की ब्रॉडनिंग जो है एक मिक्स सी पिक्चर है, उस पर बातचीत होती रहेगी. टैक्स रिफंड के जो एरियर्स हैं उसकी सीलिंग शायद ब्रीच होती रहे, स्लिपेज हो, पर यू नो उसकी एक जस्टिफिकेशन बन जाती है. प्रोविंशियल जो लेवीज हैं, जो टैक्सेस हैं, आई थिंक दे आर लुकिंग ऑल राइट. जो सोशल स्पेंडिंग है, आई होप जो बिस्प के अहदाफ तय हुए हैं वो दिए हों. पावर सेक्टर एरियर्स, यू नो पाकिस्तान का प्रोग्राम जरा साइम बड़ा एक स्पेशल प्रोग्राम है, बिकॉज इसमें जो पावर सेक्टर एरियर्स हैं उनको एक जगह पर रखना, यानी कि सर्कुलर डेट इससे ना बढ़े, उसके लिए 400 अरब इनएफिशिएंसीज के लिए सिस्टम लॉसेस, कम कलेक्शन को रखा गया है बजट करके. मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं कि इसको फिस्कलाइज या सोशलाइज, यानी कि आप दोनों के टैक्स के पैसों से नहीं पे करना चाहिए, बट यू नो दैट्स व्हाट द प्रोग्राम. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे मॉनेटरी डिसिप्लिन इंटैक्ट है, एफएक्स रिजर्व्स का बिल्डअप है, इन्फ्लेशन स्लो है, सेंट्रल बैंक कोई फाइनेंसिंग नहीं कर रहा सरकार की. गवर्नेंस के जो अहदाफ थे, जैसे अभी सदफ कह रही थी, वो जो रिपोर्ट है गवर्नेंस एंड करप्शन की वो लिख दी गई, उस पर एक एक्शन प्लान बना दिया गया, एसेट डिक्लेरेशन पे आगे बात हुई. पर यू नो व्हाट आई एम मोर कंसर्न्ड इज नॉट ऑल दिस. आई थिंक टेक्निकली वी आर ओके. प्रोग्राम के शायद आपने पूछा कि ये वाली जो किस्त है इस पे आगे बढ़ पाएंगे, आई थिंक बढ़ पाएंगे, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. माय प्रॉब्लम इज अ बिट डीपर हियर. आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव अ डिस्कशन कि ये प्रोग्राम में जो नई चीजें सामने आई हैं कि पाकिस्तान के पहले 6-7 माह का डेटा हमें एक्सपोर्ट्स में, गुड्स में गिरावट दिखा रहा है. अच्छा डॉक्टर साहब, आप यही सही कह रहे हैं, लेकिन ज़रा हमें थोड़ा सा एक कंसर्न ये भी है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ज़ाहिर तेल की कीमतें और दीगर इश्यूज़ हैं वो डिपेंडेंट होते हैं खत्ते के हालात पर, ओवरऑल ग्लोबली क्या हालात चल रहे हैं. एक ख़तरा मंडला रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है. पाकिस्तान ज़ाहिर इस खत्ते का एक बड़ा अहम मुल्क है, क्या असरात पड़ सकते हैं ओवरऑल मईशत पर? So I think that's an important question because ये खित्ते का मुल्क है और ये नहीं है कि हम कहीं दूर हैं, हम बॉर्डर रखते हैं उनके साथ. So I think जो हमारे पे एक्सपोजर है वो इकोनॉमिक ज्यादा है रादर देन मिलिट्री. एक तो बात यू नो हम नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं, तो अगर तेल की कीमत जैसे $70 के करीब चली गई है, अगर ये बढ़ती है, पिछले 15 दिन पहले भी बढ़ानी पड़ी तो दोबारा बढ़ानी पड़ेगी. इससे जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो अफराते ज़र है, रमज़ान की वजह से भी प्रेशर है डिमांड का. अगर ऑयल प्राइसेस भी और बढ़ती हैं तो आपका जो CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ सकता है. और एक और इम्पॉर्टेंट इसका जो इम्पैक्ट है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी मार्कअप 10.5% पे आया है 22% से, वो शायद सिंगल डिजिट में ना आ सके. फिर अगर आपका जो बैरूनी यानी कि करंट अकाउंट है वो क्यों इम्पैक्ट होता है, तेल की कीमत बढ़ती है, तेल महंगा पाकिस्तान में मंगाते हैं, सो एनर्जी कॉस्ट्स ओवरऑल बढ़ जाती हैं. और जो ऑन गोइंग मैक्रो स्टेबलाइजेशन है उस पर भी एक जिसे कहते हैं ना फर्क पड़ता है. आपने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की एक बड़ी करेक्शन देखी है ना, 12-13% मार्केट गिर गई थी सदफ. आज कुछ रिकवरी आई है, पर कहाँ 1,90,000 का इंडेक्स था और नीचे 165,000 टेस्ट हुआ. सो ये एक डायरेक्ट जिसे कहेंगे जियो पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट आता है उस पर कि क्या खित्ते में अगर इंस्टेबिलिटी आती है, क्या अगर रीजनली कोई चीज़ ऐसी होती है, क्या अगर तेल की कीमत बढ़ती है, क्या अगर ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट होता है, तो ये क्राइसिस जो है क्या इसके स्पिल ओवर रिस्क पाकिस्तान पे हैं. सो इसकी फिर जो जवाब है वो इज द फॉलोइंग: इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस, यानी कि स्ट्रक्चरली मुल्क को जो इस वक्त डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज हैं उससे निकालकर इंडिजिनस पे कैसे लेके जाना है, नंबर 1. नंबर 2, यू नो ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी को सीमेंट कैसे करना है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, और जो फाइनेंशियल बफर्स हैं वो इतना इस तरह के होने चाहिए 3 से 3.25 माह का. यानी कि इस वक्त अगर 5-6 अरब डॉलर की इंपोर्ट है तो 18-19 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के रिजर्व्स हों, ताकि कोई प्रेशर भी आए तो हम सह सकें. आई थिंक दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो. मैं आखिर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे हम कभी सदर तफसील में बात कर लेंगे, IMF की किस्त लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि IMF से जो डॉक्यूमेंट सामने आता है क्या उसमें टैक्सेस कम होते हुए स्ट्रक्चरली जो गुर्बत बढ़ी है उसको डील करने के चीजें, जो इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.8% पे है उसको बढ़ाने की चीजें, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी तो पा ली है, बट जो ग्रोथ का फ्रेमवर्क है उसमें जाने का जो ट्रांजिशन है
उसकी जो सारी थ्योरी है वो किसी ने जरूर लिखनी है, और दैट डिस्कशन हैज टू हैपन विद द IMF। बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पे मजीद भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।